कक्षा 12 भूगोल, मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोस्तों इससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वही इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें से आपका बोर्ड में आने वाला प्रश्न बता रहा हूँ। चौथा नंबर, ये जो प्रश्न है आपका ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो ये है स्थानिक संगठन। ठीक है, ग नंबर आपका सही हो जाएगा, स्थानिक संगठन। ये देखिए उत्तर। तो ये आपकी विद्या क्वेश्चन है, उससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप इन्हें पढ़ लीजिए, ये आने की इनकी संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये 5वां नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और भूगोल वृत्ताय राज्य देश का वर्णन निम्न से किस रूप में कर सकता है? तो जीवित रूप में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए ये जो है इसे आप याद कर लीजिए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो एलन सी सैम्पुल। किसका है? एलन सी सैम्पुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इसे तो आप नोट कर लीजिए 8वें प्रश्न को। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? तो किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है, ये जो है आपके ना ग्रिफिथ टेलर, तो इन्होंने नव निश्चयवाद की जो है संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब यहाँ पर नवा प्रश्न आ जाता है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो ये जो है नव निश्चयवाद है। क्या है? नव निश्चयवाद। आ जाते हैं, ये 10वां प्रश्न है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप समझ लो। देखिए निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादन कौन किया? तो ग्रिफिथ टेलर। अब ये जो बता रहा हूँ प्रश्न, ये आप नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए इधर आप समझ लीजिए, जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इससे जो इम्पोर्टेंट है, ये जैसे कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा? रेड जेल ने ऐसी परिभाषा दे देता है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसकी? उसमें से रेड जेल और अन्य लेखक जो है इसके जो है डाल देगा, तो उसमें से आपको पूछेगा कौन सही है। ठीक है, तो ये जो हो गया। अब मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आप अगर उपक्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे तो जैसे कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक कल्याणवादी विचारधारा और अमूलवादी विचारधारा आदि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद पृथ्वी के 2 घटक, भैया ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। पृथ्वी के 2 घटक कौन से हैं? तो पृथ्वी के 2 घटक, एक भौतिक घटक और एक मानव घटक है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, ताकि जो है आप अच्छे से इसको जो है कर पाएँ। और देखिए एक वीडियो इसकी बनाएंगे तो आप जो है पूरा इससे जो इम्पोर्टेंट है वही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम है नहीं आपके पास। ठीक है, और भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव जाति सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्नि की खोज किस संकल्पना ने मानव की सहायता की? तो अग्नि की खोज में घर्षण एवं ऊष्मा की संकल्पना ने मानव की सहायता की थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है? तो प्राकृतिक जो ये भी प्रश्न सही है। प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता था। अब देखिए ये एक प्रश्न बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, निश्चयवाद। अब जैसे आपसे निश्चयवाद के बारे में हमेशा पूछता है कि निश्चयवाद क्या है, तो निश्चयवाद वो है जब हम प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे थे। प्रकृति के अनुसार जब हम कार्य कर रहे थे, यानी कि देखिए यहाँ पर साफ लिखा है प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि जब उस टाइम का समय जब मनुष्य जो है पृथ्वी की आज्ञा के अनुसार कार्य करता था, उसको जो है पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, ये खिले हुए महुआ के
वृक्षों को देखकर वेदा के प्रश्न, इसे आप थोड़ा याद कर लेने। जैसे खिला हुआ महुआ, वृक्ष वेदा को मीठे पाके तथा उपयोगी महुआ देगा, अतः वेदा उसे देखकर प्रसन्न हो जाती। भाई आप भी अगर पके हुए आम देखेंगे तो क्या उस पेड़ को आप काटेंगे? नहीं काटेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकृति और मानवीकरण कैसे होता है। प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। और आगे देखते हैं, ये अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। और इधर देखते हैं ये वाला प्रश्न आप नोट करके जाइए, ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और देखिए ये यहाँ भी जो है अति लघु उत्तरी में भी ये प्रश्न आ गया। मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं का नाम लिखिए। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए ये 13वां प्रश्न जो है, पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद की अवधारणा किस भूगोलवेत्ता ने की? तो नवनिश्चयवाद की अवधारणा जो है ग्रिफिथ टेलर ने की। किसने की? ग्रिफिथ टेलर ने। आप इसे याद करके जाइए क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब ये वाला जो बता रहा हूँ अति लघु हो गए हमारे, अब हमें पढ़ना है लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है आपका, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो प्राकृतिकरण का यानी मानव प्रकृति के अनुसार कैसे रहा, वो चीजें आपको बताना है इसमें। तो देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे है। सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में आज तक मानव के जीवन का प्रकृति के अनुदेशों पर चलने की व्यवस्था प्राकृतिक मानव के रूप में मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। यानी कि जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार चलता था, उसके अनुदेशों का पालन करता था, उसी को मानव के प्राकृतिकरण। तो पहले जो है वो प्रकृति का आदेश मानता था, जो प्रकृति करती थी उसी के अनुसार चलता था। लेकिन जब मानव ने प्राकृतिकरण कर लिया, यानी उसमें कुछ बदलाव कर लिया, जैसे कि अब गर्मी लगी तो फैन लगा लिया और कूलर लगा लिया, ऐसी चीज़ें जब उसमें प्राकृतिकरण कर लिया। नदी है, कहीं बीच में नदी है, जैसे देखिए ऐसे है, यहाँ पर घर है और यहाँ पर ये नदी है, तो यहाँ पर जाने में आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर एक पुल बनाया। तो जब उसने ऐसे प्रकृति में विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसी को मानव के प्राकृतिकरण कहते हैं। तो ऐसा जो है आप अपनी भाषा में बनाकर ऐसे लिखेंगे वहाँ पर कि जब मनुष्य प्रकृति को जान लिया, समझ लिया और उसमें अपने परिवर्तन करने लगा, उसी को हम जो है प्राकृतिकरण कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है और आगे देखते हैं। मानव के प्राकृतिकरण से आशय मनुष्य के क्रियाकलापों का होना प्रकृति की इच्छा पर निर्भर करना है। यह पर्यावरण निश्चयवाद का घोतक है। इस अवस्था में तकनीकी विकास के अभाव में मानव प्रकृति का दास बनकर रह जाता है। ठीक है, उसका प्रकृति का दास बनकर रह जाता है। ठीक है, और आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें तो थोड़ा बता दूं आपको, इसमें आगे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब इधर आते हैं। ठीक है, ये इसमें से आपके आने वाले जो प्रश्न है वही प्रश्न बता रहा हूं। देखिए अब ये वाला जो प्रश्न है, प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना, इसे आप याद कर लीजिए। ये जो प्रश्न है इसे आप याद कर लीजिए, थोड़ा वीडियो को रोक कर इसे पूरा पढ़ लीजिए। और ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप जो है समझ लीजिए। ये वाला एक प्रश्न है, इसे भी आप पढ़ लेना। और आगे देखते हैं। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर, आप यहाँ पर आ जाइए। ये प्रश्न आप नोट करके चलिए। ठीक है, निश्चयवाद तथा संभववाद का अर्थ बताते हुए दोनों को अंतर कीजिए। निश्चयवाद का अर्थ सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब मानव की प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, प्रकृति उसकी भाग विधाता थी, अतः मानव प्रकृति का दास था। मानव सामाजिक विकास की इस अवस्था को पर्यावरण निश्चयवाद नाम दिया गया। यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद नाम किसे दिया गया कि जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार कार्य करता था, तो उसे हम पर्यावरण निश्चयवाद कह सकते हैं। संभववाद क्या कह सकते हैं?
अब देखिए संभववाद का अर्थ, मानव ने जब पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझकर जब प्रौद्योगिकी के उपयोग में से उसमें परिवर्तन की संभावनाएं खोज ली, तब वह काल संभववाद कहलाया। इस अवस्था में प्रकृति का मानवीकरण हो गया। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर अंतर है कुछ कि निश्चयवाद तथा संभववाद, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मानव के प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण प्रतिक्रियाओं की जो है समीक्षा कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अब इसमें ज़्यादा नहीं बचा है। आपका एक प्रश्न ये है, देखिए ये वाला भी आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट है पहले वाले चैप्टर से वही बता रहा हूँ, ताकि आप जो है इन्हें जल्दी से याद कर लें और पढ़ लें, ठीक है। मानव भूगोल का अर्थ एवं प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। तो ये वाला पूरा प्रश्न है। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है वहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कौन कौन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। ये देखिए, अब मानव भूगोल की परिभाषा, 1-2 परिभाषाएं आपको आती होंगी। तो इसमें यही हो गया। अब हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो दूसरी वीडियो में आप यहाँ से विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बता देंगे, तो आपका जो है पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है।